compound transactions। इसके दौरान हम कुछ और चीजें भी सीखेंगे। पहले तो लिखें व्हाट इज अ कंपाउंड ट्रांजैक्शन। लिखें एनी ट्रांजैक्शन in which at least 3 account heads are identified ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर कैन बी मोर देन वन डेबिट और देयर कैन बी मोर देन वन क्रेडिट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। क्यों? जब आप 3 कह रहे हो एटलीस्ट 3, इसका मतलब कम से कम 2 तो हुए ना। अब 3 है टोटल हेड, तो उसका मतलब 2 डेबिट 1 क्रेडिट या 1 डेबिट 2 क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आपसे जो ट्रांजैक्शन पढ़ रहा था वो सिंपल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें 2 एक अकाउंट हेड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब भी रूल वही है ड्युअलिटी का, अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के इक्वल आएगा। ठीक है। हो सकता है 2 डेबिट हो जाए, कोई बात नहीं, होने दें, लेकिन जब सम करूंगा तो अब इक्वल आ जाएगा। यहां अमाउंट साथ लेके चलेंगे। पहले मैंने अमाउंट इसलिए लिखाई क्योंकि एक डेबिट है क्रेडिट है, लेकिन यहां अमाउंट जरूरी है। तो लिखिएगा यहां से ट्रांजैक्शन, उसी तरह वो 4 स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन अब 4 स्टेप में से दरमियान वाले 2 स्टेप सिर्फ सोचने हैं, लिखने नहीं है। यानी सीधा हम फर्स्ट हेड ऑफ अकाउंट और लास्ट डेबिट और क्रेडिट, और इसके दरमियान में एलिमेंट क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज है, वो लिखना नहीं है पर थिंक करना है, और उसके मुताबिक सीधा बताना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। भाई जैसे मैंने बताया था कि 3 स्टेप में लेके चल, तो छोड़ दे आप उसको, अब जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो लिखिए ट्रांजैक्शन, मिस्टर ए started business with cash rupees 60,000 and brought furniture worth rupees 30,000 and worth furniture rupees 30,000। सो बताइए कि इसमें अकाउंट हेड्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक कैपिटल, कैश, कैश, कैपिटल, कैपिटल फर्नीचर। और फर्नीचर। ठीक है जी। आप देखें अब क्लियरली 3 हेड ऑफ अकाउंट्स हो गए। अब आपने थिंक करना है और बताना है कि ये डेबिट है या क्रेडिट। अब वो जो 2 पॉइंट दरमियान में है, एलिमेंट और इंक्रीज और डिक्रीज, वो सिर्फ थिंक करना है आपने। ठीक है। बताइए कैश डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। क्यों? कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा। गुड। और कितनी अमाउंट से? अब अमाउंट भी साथ लिखनी है, 60,000 से, क्योंकि कैश जो बिजनेस में लेकर आया वो 60,000। सो व्हाट अबाउट द कैपिटल? थिंक करो। क्रेडिट। कैपिटल इज ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है और इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन कितनी अमाउंट से? नहीं, 2 चीजें लेके आ रहा है ना, 90,000। देखो कैश भी बिजनेस में लेके आ रहा है और फर्नीचर भी लेके आ रहा है, तो दोनों ही कैपिटल। एनीथिंग ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर इज नोन एज कैपिटल। तो क्रेडिट हुआ 90,000 से। एक्सक्यूज मी सर। जी सर प्लीज कैपिटल का मुझे दोबारा से बता दें। जी। कैपिटल देखें, ऑनर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी बिजनेस की इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट होती है। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। फर्नीचर, शुड इट बी डेबिट और क्रेडिट? डेबिट।
क्यों? फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। और कितनी अमाउंट का है फर्नीचर? 30,000। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में दो डेबिट नजर आ रहे हैं, एक क्रेडिट, लेकिन अगर मैं सम करता हूं तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ जाता है। डेबिट भी 90,000 बन रहा है और क्रेडिट भी 90,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स from Ali Traders worth rupees 32,000 and paid rupees 12,000 on spot। बड़े ध्यान से ट्रांजैक्शन को देखिएगा और अकाउंट आइडेंटिफाई। वर्थ रुपीज 32,000 वो जो पहले लिखवाया था, एंड पेड रुपीज 12,000 ऑन अप फ्रंट कह लो या ऑन स्पॉट ले लो, जैसे भी लिख लो। एक अकाउंट्स पेएबल, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, परचेजेस, कैश, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल नहीं पर पेएबल, परचेज कर रहे हो, और कैश। इससे पहले हमने पढ़ा था या कैश होगी या क्रेडिट होगी, ये कॉम्बिनेशन हो गई। अगर गौर से देखो तो इसका मतलब सारी कैश में नहीं है, क्योंकि 32 की अगर मैं खरीद रहा हूं गुड्स तो 12 कैश पे कर रहा हूं, तो 20,000 की जो गुड्स हैं वो भी हमने खरीदी हैं, उधार पे भी तो खरीदी हैं, यानी ये कंबाइंड ट्रांजैक्शन। अक्सर ऐसा भी बिजनेस में होता है, कुछ पैसे दे दिए कुछ बाद में देंगे, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए ये कंपाउंड एंट्री बन गई। ठीक है। अब बताइएगा इसमें अकाउंट्स पेएबल, सोच के बताइएगा सारा प्रोसेस करके कि ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कितनी अमाउंट से लाइबिलिटी बन रही है आपकी? 20,000 से, क्योंकि 12 तो पे कर दिया ना, जो पे कर दिया वो लाइबिलिटी नहीं रही, 20,000 से। परचेजेस डेबिट होगी 32,000। जहां अब मैं दरमियान में वो हिस्सा नहीं बोल रहा, जिसको नहीं समझ आए मुझसे डिस्कस कर ले कि ये डेबिट क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा थिंक करो। और कैश क्रेडिट, क्रेडिट बाय 12,000। 12,000, अब देखिएगा यहां पर एक डेबिट है और दो क्रेडिट हैं। अब मैं डेबिट और क्रेडिट का सम करता हूं तो अगेन इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिएगा, सोल्ड गुड्स टू हसन ट्रेडर्स रुपीज 35,000 and received upfront payment of rupees 20,000, upfront payment of rupees 20,000. So tell me the account heads here. sales, Sales, account, account receivable, accounts and receivable. cash। जी ग्रेट। अब अगेन आप देखो तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों कंबाइन हो गई। जी लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइएगा सेल्स, अब बताइए डेबिट होगी या क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट बाय हाउ मच अमाउंट? 35,000, गुड, 35,000। उसके बाद कैश डेबिट होगा, डेबिट हो कैश। एसेट और एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है ना, जब सेल करते हैं तो कैश आ रहा है। अब सेल 35 की 20,000 कैश ले लिया, इसका मतलब 15 अभी लेना है, वो रिसीबल हो गया, तो रिसीबल क्या करूं? डेबिट बाय, क्योंकि रिसीबल एसेट है और एसेट बिजनेस में
इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन से पहले हम एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक कैलकुलेशन सीखेंगे पहले। बात अमाउंट एक्सक्यूज मी सर, जी। इसमें ये डिक्रीज नहीं हो रहा अकाउंट रिसीवेबल में एसेट, क्योंकि वो तो जा रहा है ना, लाइक गुड्स सेल हो गई हैं। जी गुड्स सेल Am हो I रही है right? ना, वो तो सेल्स है ना। ठीक है, आप सेल्स के अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है। अब जिस पर्सन से आपने पैसे लेने हैं उसका बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आप आंसर देखें, अपने अपने आप से क्वेश्चन करें। जिससे आपने पैसे लेने हैं, क्या उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के बाद या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज होगा सर। तो फिर डेबिट हो गया। ऑलराइट। ठीक है, गुड्स को नहीं देखना इसके साथ, वो अलग हेड है। ओके जी। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये क्यूएमएस की चीजें मैं रिवाइज कराने लगा हूं, ये पढ़ी हुई है आपने क्यूएमएस में, कोई नई चीज नहीं है। मार्कअप मार्जिन, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि कई दफा एग्जामिनर इस तरह अमाउंट नहीं देता जैसे मैं लिख रहा हूं, हमें अमाउंट भी खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है थ्रू मार्कअप और मार्जिन। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो मार्कअप हो या मार्जिन हो, बात एक ही है, प्रॉफिट। अगर मैं कहता हूं 20% मार्कअप, इसका मतलब 20% में प्रॉफिट कमा रहा हूं। अगर कहता हूं 20% मार्जिन, तब भी मीनिंग वही है कि 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं। लेकिन फिर डिफरेंस कहां क्रिएट होता है? मार्कअप और मार्जिन का वर्ड अलग क्यों रखा गया? मार्कअप इज द परसेंटेज बेस्ड ऑन कॉस्ट। यानी अगर मैं कहता हूं जी कि मार्कअप 20% है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि 20% प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कॉस्ट पे। लेकिन मार्जिन इज द परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल्स। यानी मीन अगेन, अगर 20% मार्जिन कहता हूं तो इसका मतलब वही है कि 20% प्रॉफिट है, बट दिस प्रॉफिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस। तो कई दफा कॉस्ट पे कैलकुलेशन होगी, कई मरतबा सेल्स पर होगी। इट डिपेंड्स द वर्ड मार्कअप और मार्जिन। कई दफा ये वर्ड नहीं लिखता, लिख देता ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स, तो फिर तो आसान हो गया ना। लेकिन मार्कअप और मार्जिन में हमने डिसाइड करना है कि किस पर परसेंटेज निकालनी है। कॉस्ट पर परसेंटेज निकालूंगा 20% अमाउंट कम आएगी, सेल्स पर 20% निकालूंगा तो अमाउंट ज्यादा आएगी। क्यों? सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। हालांकि परसेंटेज इक्वल है, लेकिन अब प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द मार्कअप एंड मार्जिन? मैं 4 एग्जांपल लूंगा आपके सामने। सिंपल एक मेथड रखो, कभी मसला नहीं होगा। और वो लिखने से पहले मैं मेथड को लिख देता हूं। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू C प्लस P। क्या मतलब है इसका? सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं एक चीज 10 रुपए में खरीदता हूं, 4 रुपीज उसमें प्रॉफिट ऐड करता हूं, तो सेल कितने में करूंगा? 14। ये तो सिंपल लॉजिक है। ठीक है। हियर प्रॉफिट मींस इधर मार्कअप और मार्जिन। वो क्वेश्चन के मुताबिक अब मैं कैलकुलेट डिफरेंट तरीके से करूंगा, बट होगा तो प्रॉफिट ही ना। शुरू में मैंने क्या कहा था? मार्कअप भी प्रॉफिट है, मार्जिन भी प्रॉफिट है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके जी। अब मैं 4 एग्जांपल लूंगा, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल 1, इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है जी कि सेल्स प्राइस अगर मेरी 150 रुपीज है और मार्जिन जो है वो मेरा 20% है, तो व्हाट इज द कॉस्ट? यानी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं फिर देख बता रहा हूं कि सेल प्राइस 150 है, मार्जिन 20% है और कॉस्ट 0। अब ये वर्ड क्या यूज हुआ? सो 20% शुड बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस।
यानी ये वर्ड से फौरन डिसाइड कर लेना है। मैं फॉर्मूला वही यूज करता हूं, S इज इक्वल टू सी प्लस पी। अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सेल्स माइनस प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना, सी मैंने फाइंड करना है, सी इज इक्वल टू एस माइनस पी। उसी इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज द सेल्स प्राइस 150 एंड व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज मार्जिन, मार्जिन इज द परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल्स। अब 20, इसको मैं पढ़ूंगा 20% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या है 150, यानी 150 का पूरी कैलकुलेशन शो कर रहा हूं 20%। अब 150 का 20% जो है 30 रुपीज बनेगा। जब मैं 150 में से 30 लेस करता हूं तो आंसर इज 120। यानी इसका मतलब ये गुड्स जो मैं 150 में सेल कर रहा हूं, ये मैंने खरीदी थी 120। आ गई ये बात समझ? ये सिंपल एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2, वो हमें कहते हैं जी कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 90 एंड मार्कअप इज अगेन 20%। व्हाट इज द सेल्स प्राइस? हमसे यहां पर इस क्वेश्चन में रिक्वायर कर रहा है सेल्स प्राइस, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूं ना, S इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हियर प्रॉफिट मींस मार्कअप एंड मार्कअप मींस अ परसेंटेज बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब भी 20% है, अब भी 20% है, लेकिन फर्क ये आया कि यहां सेल्स पर थी, यहां कॉस्ट पर है। अब वैल्यू पुट करें, व्हाट इज द कॉस्ट 90 एंड व्हाट इज द प्रॉफिट मीन मार्कअप 90% का 90 का 20%, यानी आई कैन राइट इट एज 90 इंटू 20%। और ये अब माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये 18 आ गया, 18 में 90 प्लस करो तो 108। यानी अब अगर मैं ये कहता हूं कि 90 रुपीज में एक चीज मैंने बाय की है, इफ आई इंटेंड टू सेल एट 20% मार्कअप द सेल्स प्राइस शुड बी 108। ये दो तो सिंपल एग्जांपल्स हैं। सिंपल से मैं इसलिए मीनिंग ले रहा हूं कि यहां जो परसेंटेज दी हुई है सेल्स प्राइस पे, सेल गिवन है, मैंने इजीली परसेंटेज निकाल ली। यहां पर जो परसेंटेज है वो बेस करती है कॉस्ट पे, और कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैंने आराम से कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब जो दो एग्जांपल लेने लगा हूं जहां परसेंटेज ऑफ मार्कअप होगा, मार्जिन होगा, मार्जिन सेल पे होता है और सेल भी मिसिंग है, और जब मार्कअप लूंगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होगा और कॉस्ट मिसिंग है, तो अब उसमें कैसे कैलकुलेट करनी है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, ये इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगी। एग्जांपल 3 देखिएगा। अब मैं कहता हूं जी कॉस्ट जो है 112 है, रुपीज 112, और हमें मार्जिन दिया हुआ है 20%, और वो कहता है जी कॉस्ट कैलकुलेट कर, सॉरी सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर। अच्छा, अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि मार्जिन इज बेस्ड ऑन सेल्स और सेल्स इज आल्सो नॉट गिवन, ठीक है ना। इसको इससे कंपेयर करो तो फौरन नजर आएगा ये मार्जिन वाला क्वेश्चन, ये भी मार्जिन वाला है, यहां पे भी 20% ऑफ सेल्स था और सेल्स गिवन थी, बस यहां मिसिंग फिगर आ गया। तो इसमें कतन परेशान नहीं होना, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। S इज इक्वल टू सी प्लस पी। तो मैं सेल्स को फाइंड करना चाहता हूं, व्हाट इज द कॉस्ट 112। अब प्रॉफिट है 20% ऑफ अननोन वैल्यू, ठीक है ना, और अननोन वैल्यू क्या है S, सेल्स। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना, 0.20 ऑफ S,
20% ऑफ सेल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 0.20 यहां से माइनस होगा, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है 1, ऑटोमेटिकली लेस हुआ तो ये बन गया 0.80, s इज इक्वल टू 112। अब ये 0.80 वहां पर इक्वल की राइट साइड पे जाकर डिवाइड होगा। व्हाट इज द सेल्स प्राइस? आप कैलकुलेट करोगे तो 140, 112 डिवाइडेड बाय 0.8। तो अब भी मैंने इसका सहारा नहीं छोड़ा, खुद खुद ये मल्टीप्लाई होना है, जहां मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होना खुद ही डिवाइड होगा। मैंने उस इक्वेशन को बेस बनाया। ठीक है जी। अब फोर्थ एग्जांपल में आएंगे। एग्जांपल 4, अब अगर मैं कहूं कि आपकी सेल्स प्राइस जो है 192 रुपीस है और मार्कअप 20% है और मैंने फाइंड करना है कॉस्ट। अब जरा गौर से देखिए, परसेंटेज किस पर बेस करती है? कॉस्ट पे, और कॉस्ट भी मिसिंग वैल्यू है। तो मैं उसी इक्वेशन को यूज करता हूं, S इज इक्वल टू C प्लस P, और अब इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं, इसको मैं चेंज नहीं करता। ठीक है, यानी C इधर ले आऊं, कोई जरूरत, बात खुद ब खुद हो जाएगा। S कितना है मेरे पास 192 इज इक्वल टू C, तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन है, ये तो मैंने फाइंड करना है। प्लस प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ कॉस्ट, तो कैन आई राइट इट एट 0.20 C, तो ये 1.20 हो गया। अब 1.20 वहां पर जाकर डिवाइड कर दूंगा तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 160। मैंने एक स्टेप पे कर दिया, ये तो मैथ का कैलकुलेशन। तो ये 4 सिचुएशन हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। सम टाइम जबानी कैलकुलेट हो जाती है, इसको तो मैं जबानी कहूंगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज निकालूंगा ऐड कर दूंगा, और यहां पर जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कई दफा ये जो ट्रांजैक्शन में लिखवा रहा हूं, इसमें जो अमाउंट्स हैं वो परसेंटेज पे दी होती है, आपको कन्वर्ट करनी होती है उस वैल्यू में, ताकि मैं उसको रिकॉर्ड कर चुकूं। ठीक है, और यकीनन ये सेल में ही होगी, कॉस्ट वाली ट्रांजैक्शन में तो परसेंटेज होनी नहीं है। बस मैं गुड्स खरीदता हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है, वो तो पता है अननोन है, लेकिन जब मैं सेल करता हूं, क्योंकि प्राइस मैंने सेटल करनी है, तो मैं उसको हाइड कर देता हूं और मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, अब एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं जरा। देखो सर ये प्लीज लास्ट से दोबारा से बता दें। कौन सा लास्ट में? सर ये जो आपने लास्ट स्टेप किया है। ये वाला? यस सर, यस हाँ जी। सर, ये क्लियर नहीं है। मैथ नहीं पढ़ के आए हो? ये तो नहीं मेरे ख्याल सर, में ये स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो रहा। आपने कैसे क्या नहीं हो लिखा है स्टार्ट? S इज इक्वल टू C प्लस P, सेल्स गिवन है, कॉस्ट मुझे मालूम करनी है, प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट है, कितना बन गया 192 इज इक्वल टू, इसके साथ 1 होता है कोएफिशिएंट, 1 प्लस 0.2 1.2 C। अब मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पहले इसको अरेंज कर लो, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है, ये 6ठी 7वीं क्लास वाली काम है, ये वहां जाके डिवाइड होगा, तो C इज इक्वल टू 160। ये मुझे समझ आ नहीं, मैथ भूल गए हो शायद, मुझे तो अभी तक याद है 8वीं क्लास का मैथ, वो कॉन्सेप्ट से, ऐसे भी नहीं कि रटे। हमारे टीचर बहुत ज़बरदस्त थे जो मैथ पढ़ाते थे, सरवर साहब, कमाल टीचर थे। 8वीं क्लास में उन्होंने हमें मैथ पढ़ाया था, यकीन करें कॉन्सेप्ट से, कोएफिशिएंट क्या होता है, किस तरह मूव करता है। ये तो मैं तो आज देखते, उसके बाद मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, ये ओ लेवल्स ए लेवल्स होम ट्यूशन लाहौर में, जब मैं स्टूडेंट था, तो सिर्फ याद करते हैं, कैलकुलेशन सीख लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है मैथ के। और मेरे नंबर कम है मैथ में, अब मैं किसी से पूछता हूँ ना,
कोई कहते मेरे 90 100 में से पता नहीं आपके 100 थे कि नहीं, हमारे तो 100 होते थे। 100 में से 99 है, किसी का 98 है, और मेरे साथ बैठ जाए मैथ का मुकाबला कर ले, मैं उसको बता देता हूँ कितने नंबर आने चाहिए इसके, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ है मैथ में, और वो चल जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो रट्टा नहीं लगाना। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, वो अकाउंटिंग में हर चीज़ इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर लेता, मिसिंग फिगर। ठीक है, तो मैं अक्सर आप देखेंगे कि मैं इक्वेशंस को प्रेफर करता हूँ, क्यों? मुझे मैथ अच्छा लगता है, इस वजह से कर जाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप जरा एक ट्रांजैक्शन छोटी सी लिखें, और मैं आपसे कहूँगा खुद कैलकुलेशन करके इसके हेड ऑफ अकाउंट बनाओ और बताओ क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। लिखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹64,000, goods costing ₹64,000 were sold to customer at 20% margin. Forty percent of 40% of sales price या invoice is received in cash and the balance shall be receivable after 1 month. अब अकाउंट हेड्स बनाओ, डेबिट क्रेडिट लिखो और आगे उसकी अमाउंट्स लिखो। रिसीवेबल आफ्टर 1 month, मैंने सारे लेक्चर जितने भी वो पेंडिंग चल रहे थे ना, वो मैंने सारे अपलोड कर दिए थे। वो 2-3 दिन से नहीं कर सका था, तो मैंने इकट्ठे कर दिए थे। जी जनाब, हो गया। जी अकाउंट हेड कौन से लिए? सेल्स, Sales, account receivable, cash. कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल। पहले तो ये बताओ कि सेल डेबिट कर रहे हो क्रेडिट? Credit. कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल Debit. डेबिट। ठीक,
अब सेल्स की अमाउंट कितनी लिखी है आपने? 80,000. 80,000, ग्रेट, क्योंकि 64,000 कॉस्ट है, वो यहां आनी नहीं है। अब कैश में कितनी अमाउंट लो? 32,000, यानी 32,000. इसी अमाउंट का 40%, 32,000, और जो बैलेंस है 48,000 वो अकाउंट्स रिसीवेबल में ट्रांसफर। प्रॉफिट कहां से आता है? ये प्रॉफिट शामिल होता है सेल के अंदर, इंक्लूड होता है ना, तो इसलिए तो हम पहले कैलकुलेट करके वो वैल्यू निकालें। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो गया। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है ना, तो डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है और एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी डेबिट हो। किसके? वो तो मैंने आपको बताया था, एक मीनिंग तो नहीं है, वो पूरा जो रूल पड़ा है वो सारे मीनिंग ही है, ठीक है, लेकिन जनरली जो ओरिजिनल मीनिंग है वो ओ ऑन है, उससे ड्राइव किया गया फिर, तो इसके एग्जैक्ट मीनिंग एग्जैक्ट ही ओ और ऑन नहीं है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ओ और ऑन के करीब होंगे, ठीक है। मसलन अब अकाउंट रिसीवेबल है ना, ये पैसे मैंने लेने हैं, तो किसी का मेरा एसेट ही है ना, मेरे बेशक मेरे पैसे किसी और के पास है, मैंने लेने हैं, तो ओन का वर्ड आ गया। कैश ये तो ओन कर रहा हूं ना, इसमें तो शक ही नहीं है। और सेल्स रेवेन्यू है, क्यों? क्योंकि इससे आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, और प्रॉफिट आपने देना है किसको? ऑनर को, तो इस वजह से हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, अगर उस तरह लैंग्वेज में देखें। ये ट्रांजैक्शन भी ओके हो गई, कैलकुलेशन सीख ली। अब एक और कैलकुलेशन सीखेंगे अगली ट्रांजैक्शन से पहले, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी हमारी, जो अब मैं करवाने लगा हूं। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर याद हो आपको क्लास में, डिस्काउंट, ठीक है, क्या होता है डिस्काउंट? हाँ, रिडक्शन इन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। होता क्या, रिडक्शन होती है, कमी होती है, किसमें? ग्रॉस अमाउंट या लिस्ट प्राइस। अगर मैं बिजनेस की लैंग्वेज में बात करूं तो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस तो समझते हो ना, वो प्राइस जो लिखी होती है, जो पब्लिश होती है, जैसे बुक खरीदने जाते हो, उसके पीछे एमआरपी लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस, एमआरपी या प्राइस, वो लिखता है जी 500 रुपीज। अब जब आप खरीदने जाते हो तो आप उसमें रिडक्शन करवा लेते हो, एंड द रिडक्शन अमाउंट इज अ डिस्काउंट। यहां पर स्कैन्स में आते हो, फीस जमा कराते हो, वो कहते हैं जी 15,000 रुपये फीस है, और आप कहते हो जी कि कुछ डिस्काउंट करें, वो कहते हैं चलो 1,000 कम देने, दिस 1,000 इज नोन एज डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट को तो खैर आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हो, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। डिस्काउंट दो किस्म का होता है, एक जी गुड ट्रेड डिस्काउंट, और एक सेटलमेंट। ये भी आई थिंक मैंने क्लास में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड यानी जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये ट्रेड ही तो है, ये ट्रेड ही तो है कि मैंने खरीदते और बाय करते वक्त फैसला कर लिया जी इतने का होगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रेड, एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स, ठीक है, क्योंकि एक के लिए परचेज है और एक के लिए सेल्स है, तो इसलिए दोनों भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ट्रेड का वर्ड ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए कि वो उसमें समझ में आ जाता है, चाहे वो खरीद रहे हो या सेल कर, वो ट्रेड ही हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ व्हाट इज अ सेटलमेंट डिस्काउंट? हाँ जी, सो डिस्काउंट विच मे अराइज एट द टाइम ऑफ सेटलिंग द अकाउंट, यानी व्हेन आई हैव परचेज द गुड्स, at that time there was no discount, invoice was prepared in full। तो जो 500 रुपीज की बुक है, तो मैंने खरीदी, उसने मुझे इनवॉइस दे दी, ठीक है आप महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन ये 500 रुपीज की इनवॉइस है, बिल तो देगा ना। अब बिल लेकर मैं घर आ गया, अब मैंने कुछ दिन के बाद पेमेंट की और उसको उसको कहा जी कुछ डिस्काउंट दे दो, उसने कहा चलो 470 पे कर दो। ये जो 30 डिस्काउंट है ये पेमेंट के वक्त है, सेटलिंग द अकाउंट।
उस डिस्काउंट को हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। आगे समझ बात? एक लाइन याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी शोन इन बुक्स। हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कहीं शो नहीं करते। इसका मतलब हरगिज ये ना समझिएगा कि हम इसको इग्नोर करते हैं, बल्कि अमाउंट लेस करके लिखते हैं। मसलन अब पहली एग्जांपल में आए 500 की बुक है, आपने 50 रुपीज डिस्काउंट ले लिया, बताओ कितना पे करोगे? 450। तो अब जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, क्या 500 से रिकॉर्ड करोगे या 450 से? तो इसका मतलब डिस्काउंट शो ही नहीं हुआ, लेस जरूर हो गया, लेकिन कहीं डिस्काउंट का वर्ड नजर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं नॉट टू बी शोन इन बुक्स। ये बुक्स में नजर नहीं आता, बल्कि अमाउंट में से सीधा लेस हो गया। ठीक है, इग्नोर नहीं हो रहा। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कहीं शो भी नहीं करना। डिस्काउंट का वर्ड नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, जरा इस ट्रांजैक्शन को पहले ले लेते हैं, एक जरा करिएगा, दिखें। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राशिद worth rupees 40,000, worth rupees 40,000, subject to 10% discount, subject to 10% डिस्काउंट। अच्छा, ये हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं सब्जेक्ट टू, अकाउंटिंग में, लॉ में, ये जरा लीगल तरीका है लिखने का। इसका मतलब ये होता है कि ये अभी जो कुछ इससे पहले लिखे है, इस पे अप्लाई करना है, हुआ नहीं हुआ, ये हमेशा याद रखना है। सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट का मतलब है इसमें 10% डिस्काउंट भी लगाना है। ठीक है, अब बताइए इसमें अकाउंट हेड्स कौन से हैं? परचेसेस और अकाउंट्स पेएबल। नाम आ गया ना? और इसमें दो ही हेड है, तीसरा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल परचेज है। अच्छा, अब पहले तो ये डिसाइड करो कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। Purchase is debit. परचेज डेबिट है और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट है। अब अमाउंट कितनी लूं? 36,000, यानी 40,000 की इनवॉइस थी या परचेज थी, वर्थ मालियत उसकी 40,000 थी, लेकिन 10% डिस्काउंट तय हो गया। तो इसका मतलब कितनी अमाउंट मैंने पे करनी है उसको? 36,000। ये 36,000 यहां पर लिख दूंगा बस। कहीं पर आप मुझे ये बताओ कहीं डिस्काउंट का लफ्ज नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए हम कहते हैं इट विल नॉट बी शोन इन बुक्स। बट कैलकुलेशन में तो है ना, देखने वाले को नहीं पता लगेगा इसमें डिस्काउंट लेस हुआ है, हाइड हो गया, ये ट्रेड डिस्काउंट। ठीक हो गया। सेटलमेंट डिस्काउंट में अभी मैंने जैसे हमने डिस्कशन की, वो क्या होता है कि जहां पर आपने फ्यूचर में डिस्काउंट लेना है। आज डिस्काउंट, ये फ्यूचर डिस्काउंट है, ये टुडेज डिस्काउंट है। इसमें बेसिक फर्क ये है। इसमें टर्म हम यूज करते हैं। सपोज मैं लिखता हूं जी 210 and 30। इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि 2% डिस्काउंट shall be offered if the payment is made in 10 days. Otherwise, net amount shall be payable within 30 days. ये फ्रीक्वेंटली टर्म चलती है मार्केट में। मसलन मैंने गुड्स खरीदी उधार पर, उसके साथ मैंने 30 दिन का क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट एग्री हुआ है। यानी आई हैव टू पे द नेट अमाउंट का मतलब जो इनवॉइस पे लिखी हुई है वो मैंने कितने दिनों में पे करनी? 30 डेज। लेकिन साथ ही मुझे वो ऑफर कर देता है, ये ऑफर है, ये कंफर्म नहीं है। उसने जानबूझ के एक ऑफर भी कर दी, उसने कहा ठीक है 30 दिन बाद पेमेंट करो, लेकिन अगर 10 दिन में पेमेंट कर दोगे ना, मैं आपको 2% छोड़ दूंगा। ठीक है, अब जिस दिन आपने परचेज किया है, क्या उस दिन डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा? नहीं। तो डिस्काउंट कब होगा? जब पेमेंट करूंगा। जब पेमेंट करूंगा, और वो भी कब? जब 10 डेज के अंदर पेमेंट करूंगा, तो फिर डिस्काउंट आएगा। अब अगर एक चीज मैंने 40,000 में खरीदी है, जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, जब पेमेंट करने जा रहा हूं तो 40,000 तो पे नहीं करूंगा ना 10 दिन के अंदर, कम करूंगा।
ठीक है, तो फिर मुझे डिस्काउंट शो करना पड़ेगा, फिर मुझे डिस्काउंट शो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो तो अभी मैं बताता हूं, लेकिन इसकी तरफ आइएगा फर्दर। सेटलमेंट डिस्काउंट दो हो गए, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ये हेड ऑफ अकाउंट है मेरे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑब्वियसली अगर एक बंदा डिस्काउंट दे रहा है तो दूसरा ले भी तो रहा है ना, ठीक है। अगर मैं किसी से गुड्स परचेज करता हूं और विद इन द टाइम लिमिट मैं पेमेंट कर देता हूं, इस लिमिट को हम डिस्काउंट पीरियड कहते हैं। यानी 10 दिन मेरा डिस्काउंट पीरियड है, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। स्कैन्स वाले भी कई दफा ऐड लगाते हैं ना, मैसेज करते हैं कि इस डेट तक इतना डिस्काउंट है, उसके बाद डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट पीरियड। अब अगर मैं किसी को पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूं तो बताओ वो डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा? अलाउड। और अगर कस्टमर कस्टमर मुझे गौर से सुनिएगा, कस्टमर मुझे पेमेंट करता है, उस पर जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा? टोटली उल्ट कह गया, पहला भी और डिस्काउंट दूसरा। अलाउड। जब मुझे पेमेंट आनी है, मिसाल के तौर पे 50, ऐसे ही मैं अब ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, 50,000 की पेमेंट आनी है, ठीक है, इनवाइस 50,000 की है, वो डिस्काउंट पीरियड में मुझे पेमेंट कर देता है, तो यकीनन 50 तो नहीं देगा ना, कम देगा, जितना भी डिस्काउंट होगा। फर्ज करो वो 48,000 देता है, तो 2,000 क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। क्यों? मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। मैंने 50,000 लेने हैं, 50,000 की बजाय मैंने 48,000 लिए, 48,000 लिया, तो 2,000 मैंने छोड़े हैं उसको, मेरे लिए ये डिस्काउंट अलाउड है। और जब मैं पेमेंट कर रहा हूं किसी सप्लायर को, अब मैंने 50 पेमेंट करनी है, मैंने उसको 48 पेमेंट कर दी, इसका और खत्म हो गया, अकाउंट खत्म हो गया। ये नहीं मतलब कि 2,000 मैंने दोबारा देने हैं, नहीं, क्योंकि मैंने डिस्काउंट ले लिया है, और 2,000 जो है वो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मुझे। इसलिए जब हम पेमेंट करते हैं ना तो डिस्काउंट रिसीव होता है, और जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड आता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड इज द डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स, और कस्टमर से हमेशा पेमेंट रिसीव करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज द डिस्काउंट विच इज टेकन फ्रॉम सप्लायर। यह ऐसा डिस्काउंट है जो सप्लायर हमें दे रहा है, ये कस्टमर तो नहीं दे रहा, ये हमें सप्लायर दे रहा है। क्या मसला है जी स्टूडेंट का? इसका नाम तो वैसे ही आ रहा है, मैं कैसे ऐड करूं? देखो स्टूडेंट सारे, एक चीज ध्यान में रखो कि आपका नाम आ रहा है, जिनका आ रहा है, जो क्लासेस ले रहे हैं, कल को अगर कल नाम नहीं आ रहा तो भाई मुझसे क्यों कहते हो, मेरा क्या कसूर है? कोऑर्डिनेटर से रब्ता करो या आईटी डिपार्टमेंट से रब्ता करो, तो कोऑर्डिनेटर ही बेस्ट पर्सन को। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है? नाम रखा किस लिए? कोऑर्डिनेट करना। तो ये टीचर का काम तो नहीं है ना। हाँ, किसी ने अगर न्यू स्टूडेंट ऐड होना है, मुझे भेज रहा है, मैं ऐड कर रहा हूँ,
ठीक है, तो ये जो इस किस्म के मसाइल है ना, वो मुझसे डिस्कस ना किया करो। हाँ, आपको ये मसला है कि जी लाइट चली गई, इंटरनेट इशू है, अभी जैसे इससे पहले एक स्टूडेंट ने किया तो ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यही कहा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, यही हो सकता है ना, और तो कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई फोटो कॉपी तो बन नहीं सकती कि दोबारा खुद ब खुद शुरू हो जाए लेक्चर, तो कुछ ना कुछ तो उसका मैकेनिज्म है। लेकिन वो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि जब मैंने बताया हुआ है कि आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से डेली देख लिया करो, जब जिसको जहां जिस दिन प्रॉब्लम हो, दोबारा देखना हो, वहां ओपन करो, आपको मिल जाएगा, वो तो मसला ही नहीं। तो इसलिए वो भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास में हमारा बार बार इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है, तो प्लीज ड्यूरिंग द क्लास जो है ना, अवॉइड करें मैसेज करने से। मुझे देखना इसलिए पड़ता है कि किसी का कोई मसला ऐसा ना हो कि क्लास मिस हो जाए। ये कुछ चीजें जो है ना, अल्लाह पाक ने अक्ल दी हुई है ना, तो उस अकल को इस्तेमाल भी किया करो ना। क्या ख्याल है? ज्वाइन की ऑप्शन नहीं आ रही, मैंने दोबारा ट्राई की, करती हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह, कॉन्टेक्ट टू कोऑर्डिनेटर। मान से फिजिकल शुरू हो तो जान छूटे इन मामला से। इंशाल्लाह 19 से शुरू हो जाएंगे ना, ये कुछ दिन रह गए हैं, बस बर्दाश्त कर लें। अच्छा जी, अब ये समझ आ गई डिस्काउंट अलाउड क्या है और डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, अब डिस्काउंट अलाउड किस एलिमेंट में फॉल करता है? 5 एलिमेंट पढ़े हैं ना, एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। रेवेन्यू, सेल्स। अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, दिस इज बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, अब आप यहां पर एक एज अ स्टूडेंट मैं हूं, तो मैं एक चीज जरूर सोचूं, यार एक्सपेंस तो पे किया जाता है, ये मैं पे तो नहीं कर रहा, ये तो किसी का लॉस है ना, टेक्निकली ये लॉस है। लॉस भी एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, वैसे ये बता दूंगा आपको, बाय नेचर वो भी एक्सपेंस की कैटेगरी, मगर इसको मैं लॉस इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप डिस्काउंट देते हो तो कस्टमर आपके साथ फ्यूचर रिलेशन ज्यादा क्रिएट करता है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो कई किस्म के ऐसे भी एक्सपेंस, जैसे कई दफा फ्री गिफ्टिंग करते हैं, गिफ्ट देते हैं, जिसको हम प्रमोशंस कहते हैं। अब उसमें कौन सा आप पेमेंट कर रहे हो, वो भी तो बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं, मार्केटिंग एक्सपेंस। वैसा आपने प्रोडक्ट तैयार की बेचने के लिए, उसमें से कुछ प्रोडक्ट फ्री सैंपलिंग कर दी, करते हैं बिजनेस में। अब ये कौन सा कोई आप एक्सपेंस पे कर रहे हो? ठीक है, तो टेक्निकली ऐसे तमाम एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस ही कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? ये रेवेन्यू में आएगा, वैसे अदर इनकम है। मैंने बताया था रेवेन्यू का असल जो वर्ड है ना, वो क्या है, मेन प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, लेकिन ये चूंकि कैटेगरी एक ही होती है, तो ये हम रेवेन्यू में लेंगे। बट ये याद रखिएगा, इसके साथ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ये अदर इनकम है, क्योंकि रेवेन्यू का ना फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इट्स रेवेन्यू रहता है और एक अदर इनकम बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी इनकम जो कि रेगुलर नेचर की ना हो, वो अदर इनकम में जाती है। तो यहां से अब क्वेश्चन के मुताबिक देखना है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। जिसका मतलब जहां डिस्काउंट अलाउड आएगा ना, मैं उसको डेबिट करूंगा, और जहां डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा मैं उसको क्रेडिट करूंगा। ठीक है जी, हाँ हाँ, प्रॉफिट कम हो रहा है। लॉस, आप लॉस का पता नहीं क्या मतलब लेते हो, मैं पता क्या मतलब लेता हूं। मैं कहता हूं एक ये चीज मैंने बाय की 15 रुपीज में, मैंने इसको सेल करना है 20 रुपीज में। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 20 की बजाय इसको 18 में सेल करता हूं, तो मैं कहूंगा मेरा 2 रुपए का लॉस हो गया। लॉजिक समझो, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लॉस। और बिजनेसमैन वही कामयाब होता है जो इसको थिंक करता है कि यार मैंने 2 रुपए जो कमाने थे ना, वो नहीं कमा सका। हालांकि 3 अब भी प्रॉफिट है,
लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट कम होने की वजह से वो कहता है ये भी मेरा लॉस है, एंड दैट इज नॉट अ बैड अप्रोच। ठीक है, तो ये हम अक्सर करते हैं। नुकसान किसको अच्छा लगता है? लगता है किसी का?